सुप्रभात बच्चों। आज हम वसंत भाग 1 के पाठ 6 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है पार नज़र के। इसके लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। इन्होंने मराठी भाषा में इसको लिखा है और इसका मराठी भाषा से हिंदी अनुवाद रेखा देशपांडे जी ने किया है। तो जयंत विष्णु नार्लिकर जी एक भौतिक विज्ञानी थे और उन्होंने विज्ञान के दृष्टिकोण से ही इस चैप्टर को लिखा है, पाठ को लिखा है। इसमें उन्होंने मंगल ग्रह पर मनुष्यों की कल्पना की है कि मंगल ग्रह पर भी मनुष्य है, और उसी कल्पना को उन्होंने इस पाठ में दिखाया है कि कैसे मौसम परिवर्तन होता है और वे लोग ज़मीन के अंदर रहते हैं और वहीं से अपने अस्तित्व को बचाए हुए हैं। ठीक है, पाठ को हम शुरू करते हैं। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़? छोटू ने कहा। पापा को काम पर जाना होता है, मम्मी ने बोला। रोज़ाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। तो यह जो पाठ है, कहानी है, बहुत ही जिज्ञासापूर्ण कहानी है। इसको उन्होंने मंगल ग्रह पर जो मनुष्य की कल्पना की है कि वहाँ पर मनुष्य रहते हैं, उसी पर आधारित है कि छोटू एक बच्चा है और एक सुरंग जैसा रास्ता है, मतलब ज़मीन के अंदर ही एक रास्ता है। उस रास्ते पर सभी को जाने की अनुमति नहीं है। तो छोटू उस रास्ते पर बार बार जाने का प्रयास करता है, लेकिन वहाँ जाने के लिए एक सुरक्षा पास होना ज़रूरी है और वह कुछ ही लोगों को मिला हुआ है। छोटू ने कई बार जाने का प्रयास किया, लेकिन वह वहाँ तक पहुँच नहीं सकता था बिना पास किए। तो उसकी मम्मी ने उसे बोला कि छोटू, तुम उधर मत जाया करो। तो उसने कहा कि पापा फिर क्यों जाते हैं? तो मम्मी ने कहा कि पापा को काम पर जाना होता है, इसलिए पापा जाते हैं। छोटू और उसकी मम्मी में रोज़ यही बात होता है। तो उस सुरंगनुमा रास्ते में वही जा सकता है जिसके पास होता है और उस पर कुछ ही लोग जा सकते हैं। उन्हीं में से एक छोटू के पिताजी थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसने उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनुमा हुआ रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था। तो एक दिन क्या होता है बच्चों की, जो छोटू है उसके पापा घर पर थे, आराम कर रहे थे। शायद उस दिन उनकी ड्यूटी नहीं रही होगी, उनको काम पर नहीं जाना होगा। तो उस दिन क्या किया, छोटू ने चोरी से अपने पापा का जो पास था, सिक्योरिटी पास, उसको ले लिया और उस सुरंग के रास्ते पर चल दिया, क्योंकि जो रास्ता था वहाँ बिना पास के आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो वह जो पूरी कॉलोनी थी वह ज़मीन के नीचे बसी हुई थी और उस कॉलोनी से बाहर निकलने के लिए वह सुरंग वाला रास्ता था जिसमें दिए चल रहे थे। तो जो पहले सामने दरवाज़ा पड़ता था, वहाँ आपको एक पास लगाना होता था, खांचा बना होता था, उसमें आप पास डालते तब फिर आपको अंदर जाने की अनुमति मिलती। तो छोटू ने पहुंचकर अपने कार्ड को उसमें डाल दिया, अपने पिताजी के कार्ड को उसमें डाल दिया। दरवाज़ा खुला और छोटू ने अंदर प्रवेश किया। उसने चारों तरफ देखा और खुश हुआ कि आज तो मुझे भी ऊपर जाने का रास्ता मिल गया। अब मैं भी ऊपर जाकर ज़मीन की सतह को देख सकूँगा। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही
पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए। छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोटू तो खुश था कि उसे आज मौका मिल गया ऊपर जाने के लिए, लेकिन छोटू को इसका ज्ञान नहीं था कि अंदर बहुत सारे सुरक्षा के दृष्टिकोण से कैमरे लगे हैं जो कि छोटू के या किसी के भी उस सुरंग में आने के बाद सूचित कर देते हैं सुरक्षा कर्मियों को। हुआ यही कि वहाँ पर जो यंत्र थे निरीक्षक यंत्र, उन्होंने छोटू की तस्वीर जो नियंत्रण केंद्र था वहाँ पर भेज दिया। तो फिर वहाँ से सुरक्षाकर्मी आए और छोटू को पकड़ लिया और ले जाकर उसके घर छोड़ के चले आए। अब छोटू को डर लगा कि आज तो मम्मी बहुत मारेगी, लेकिन संयोग की बात थी कि पापा थे और उन्होंने बचा लिया, नहीं तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था। तो अब जब छोटू को सुरक्षाकर्मियों ने पहुँचाया तो छोटू से उसके पापा ने बात की और बोला कि मैं छोटू को समझा दूंगा, अब दोबारा छोटू ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। तो छोटू को उन्होंने बताया कि बेटा मैं जहाँ काम करता हूँ वह क्षेत्र इस धरती के ऊपर है। ज़मीन सुरंग से हम लोग बाहर जाते हैं और वहाँ आम आदमी नहीं जी सकता, उस माहौल में काम नहीं कर सकता। तो फिर छोटू ने अगला सवाल उनसे पूछा कि फिर आप वहाँ कैसे जाते हैं? आपकी जाने का जो व्यवस्था है वो कैसे है? आप किस तरीके से बाहर जाकर सुरक्षित रहते हैं? तो छोटू के पापा ने बताया, मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहन कर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। ख़ास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो छोटू के पापा ने बताया कि हम जब बाहर जाते हैं तो हमारे लिए एक स्पेशल सूट है, उस सूट को पहनते हैं जिससे ठंड से बचते हैं, और एक विशेष तरह का जूता हम लोग पहन कर जाते हैं जिससे हम बाहर सही पूर्ण ढंग से चल फिर सकें, और उसके लिए हमें विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। अभी छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। छोटू के पापा छोटू को अभी भी उस ग्रह के बारे में बताते जा रहे थे। तो उन्होंने बताया कि पहले हम लोग भी, हमारे जो पूर्वज थे वो भी इस मंगल ग्रह के सतह पर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे सूरज के उष्णता में परिवर्तन हुआ जिसके कारण हमें आकर के इस ज़मीन के भीतर अपने निवास को बनाना पड़ा और हम लोग अब यही रहते हैं। कारण ये था कि सूर्य के उष्णता में परिवर्तन हुआ तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ा और धीरे धीरे सभी जीव मरने लगे। केवल हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने अपने आप को इस स्थिति के सामने के लिए तैयार रखा। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। छोटू के पापा ने कहा कि हम लोगों ने अपने तकनीक की सहायता से
अपने आप को जीवित रखा है और उसी के सहारे हमने इस ज़मीन के भीतर अपने कॉलोनी को बसा लिया है। और यहाँ पर ही हमने जो सूर्य की रोशनी है, सूर्य की उष्णता है, अपने तकनीकी यंत्रों के सहारे उसका व्यवस्था यहाँ किया है, जिसकी व्यवस्था के लिए हमको बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है और जिसके लिए हमें इस सुरंग से बाहर जाना पड़ता है। तो जो सावधानी बरतते हैं उसमें से एक मैं भी हूँ। तो छोटू ने कहा, बड़ा हो जाऊँगा तो मैं भी यही काम करूँगा। तो पापा ने बोला, बिल्कुल, मम्मी ने बोला, बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी। छोटू ने कहा कि पापा जो आप काम करते हैं, बड़े होने के बाद मैं भी यही काम करूँगा। तो उस मम्मी ने कहा कि हाँ, काम तो करोगे, लेकिन उसके लिए पहले खूब पढ़ना होगा और माँ बाप की बात को सुनना होगा, तभी तुम इस काम को कर पाओगे। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यहाँ कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अभी दूसरे दिन छोटू के पापा जब काम पर गए तो वहाँ देखा कि जो नियंत्रण कक्ष था, वहाँ का माहौल बहुत बदला हुआ था। जो स्टाफ के जो प्रमुख थे, जो वहाँ काम करने वाले थे, जो उनके प्रमुख थे, उन्होंने स्क्रीन पर दिखाया कि कुछ ऐसा है जो हमारे इस ग्रह की तरफ बढ़ा आ रहा है। वह तारा नहीं है, क्योंकि वह स्थिर नहीं है, उसमें लगातार गति हो रही है। और कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह को बदला है और हमारा कंप्यूटर इसके बारे में हमें बता रहा है। तो छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया, अंतरिक्ष यान तो नहीं है? तो स्टाफ प्रमुख ने कहा, संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें। तो छोटू के पापा और जो प्रमुख हैं, स्टाफ प्रमुख, उनके बीच में बात होने लगी। तो स्टाफ प्रमुख ने कहा कि भाई आप इस पर ध्यान दीजिए, इसको बहुत ही सतर्कतापूर्वक देखिए। अब छोटू के पापा सोच में डूब गए कि यह वाकई में क्या है। फिर हमारे ग्रह के अलावा भी कहाँ कहाँ मनुष्य रहते हैं, कहाँ कहाँ जीवन का अस्तित्व है, और क्या हमारे अलावा भी अन्य ग्रहों के लोगों ने इतनी प्रगति कर ली है कि वे अंतरिक्ष यान बना ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं दूसरे ग्रहों के लिए। तो उन्होंने कहा, लेकिन अब हमारे लिए तो ये असंभव है, क्योंकि इसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा होनी चाहिए। तो फिर वे सोच रहे हैं कि ये जो मेहमान आ रहा है, अंतरिक्ष यान आ रहा है, उसको नज़दीक से काश मैं देख सकता, लेकिन अगर वह आएगा इधर तो संभव हो सकता है कि हम देख सकें। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी ज़रूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? अब जब 2 अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते आ रहे हैं तो वहाँ के जो निवासी हैं उनमें एक चिंता उत्पन्न हो रही है। तो वहाँ की जो प्रबंध समिति थी कॉलोनी की, उसकी एक सभा बुलाई गई और उसके जो अध्यक्ष थे उन्होंने भाषण देना शुरू किया कि हमारे ग्रह की तरफ 2 अंतरिक्ष यान आ रहे हैं और वे चक्कर काट रहे हैं हमारे ग्रह के आसपास। तो संभवतः यह किसी नज़दीकी ग्रह से ही छोड़े गए हैं। तो हमें इसका बहुत ही सतर्कता से ध्यान रखना होगा और जो कि
नंबर 1 हैं सुरक्षाकर्मी, उनसे उन्होंने कहा कि इस विषय में आपकी क्या राय है। तो नंबर 1 ने बोला कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। तो उन्होंने कुछ कागज़ समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर ज़मीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद ज़मीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। तो नंबर 1 जो कि सुरक्षाकर्मी थे, उन्होंने अपनी राय देनी शुरू की। उन्होंने बताया कि हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम इन यानों को जलाकर राख कर सकते हैं, लेकिन ये तभी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम जलाकर राख कर देंगे तो हमें इनसे कुछ जानकारी नहीं मिल सकती कि ये कहाँ से आए हैं, इनका उद्देश्य क्या है, और हम इनको ज़मीन पर उतरने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। मतलब हमारे पास अभी ये तकनीक नहीं है कि हम किसी यान को अपने ग्रह पर उतरने के लिए मजबूर कर सकें। हाँ, अगर वो खुद हमारी ज़मीन पर उतरते हैं तो हम उन्हें बेकार ज़रूर कर सकते हैं। और मेरे जानकारी के हिसाब से इसमें कोई मनुष्य नहीं है, कोई जीव नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ एक यंत्र है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, वे बोले हालांकि यंत्र को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। तो आपने देखा कि नंबर 1 एक सुरक्षाकर्मी हैं और नंबर 2 एक वैज्ञानिक हैं। तो नंबर 2 ने कहा कि नंबर 1 की बात सही है, अगर हम इन यंत्रों को ख़राब भी करते हैं तब भी हमारे बारे में दूसरे ग्रह के लोगों को जानकारी मिल सकती है, इसलिए हमें सिर्फ इस ग्रह को सावधानीपूर्वक देखते रहना चाहिए। यह जो यान है यह चाहता क्या है, क्या करने के लिए हमारे ग्रह पर आ रहा है। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। तो अभी जो नंबर 3 है वे सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। अब उन्होंने बोलना शुरू किया, जहाँ तक हो सकता है हमें अपने बारे में जो भी सूचना है उसे छिपा कर रखना चाहिए, जिससे कि दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में न जान सकें। हो सकता है कि अगर हमारे बारे में वे जान जाए तो कल इससे भी बड़े अंतरिक्ष यान यहाँ पर भेजें। तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे विषय में कोई जानकारी उनको मिल सके। हाँ, हमें ऐसा करना चाहिए कि इन यंत्रों में गलतफहमी हो, शंका हो कि हमारे महत्व की मतलब कोई भी चीज़ इस ग्रह पर नहीं है। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। तो उस दिन छोटू अपने पापा के साथ कंट्रोल रूम में ही गया था और वह इन सारी गतिविधियों को देख रहा था। देखा कि कुछ समय के बाद एक फ़ोन आता है और जो अध्यक्ष थे वे फ़ोन को उठाते हैं और बात करने के कुछ देर बाद वे संबोधित करते हैं सभा को कि क्रमांक 1 जो है यान, नंबर 1 जो यान है वह हमारे ग्रह पर उतर चुका है, हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। तो छोटू ने अपने पापा से पूछा, कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। तो छोटू को यह सब बहुत आश्चर्यजनक लग रहा था। उसने अपने पापा से पूछा कि इसके अंदर क्या होगा। तो पापा ने कहा कि अभी तो हम इसको देख रहे हैं, इसका निरीक्षण कर रहे हैं, उसके सभी गतिविधियों को हमारा नियंत्रण है कि वह क्या कर रहा है।
वक्त सही समय आने पर हम अपना कदम उठाएंगे। और उन्होंने छोटू को कंसोल दिखाया जिस पर बहुत सारे बटन लगे हुए थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। शायद ज़मीन पर पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे। अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवाय एक के। उसका ध्यान कहीं और ही था। अभी जो अंतरिक्ष यान संख्या 1 धरती पर उतरा था, उसके अंदर से एक यांत्रिक हाथ निकला और वह हाथ धीरे धीरे बढ़ने लगा मंगल ग्रह की मिट्टी को उठाने के लिए। वह मंगल ग्रह पर जो मिट्टी थी उसको उठाना चाहता था, लेकिन सबका ध्यान इस पर था सिवाय छोटू के। छोटू का ध्यान तो कहीं और था। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। अभी छोटू का जो ध्यान था वो कंसोल पैनल पर था और उसमें एक लाल बटन था, उसको बहुत आकर्षित कर रहा था। तो उसने क्या किया कि उस बटन को दबा दिया। वह अपने आप को रोक नहीं पाया और उसके दबाते ही जो बाहर यांत्रिक हाथ था वह रुक गया। अब जब लाल बटन उसने दबाया तो वहाँ खतरे की घंटी बजी और सबका ध्यान कंसोल पैनल की तरफ आया। तो छोटू के पापा ने उसको खींच कर एक थप्पड़ लगाया और फिर से लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला कर रख दिया। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। अभी उस लाल बटन के दबाने से उसका जो यांत्रिक हाथ था वो रुक गया। उस यान को धरती से भेजा था नासा ने, एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो नासा ने अपना वक्तव्य दिया वह कुछ इस तरह था कि मंगल की धरती पर अंतरिक्ष यान पहुंच चुका है और वह अपना जो निर्धारित कार्य है, अपने उसके लिए जो कार्य निर्धारित किए गए थे उनको कर रहा है, लेकिन किसी कारणवश उसका जो यांत्रिक हाथ है वह बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी ग्रहों को अखबारों ने छापा। नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। तो नासा ने यह भी कहा कि हमारे जो टेक्नीशियन हैं तकनीशियन हैं वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि आखिर उसका जो यांत्रिक हाथ था वह क्यों काम नहीं कर रहा है और उसको दुरुस्त करने का, ठीक करने का प्रयास भी जारी है। उसके कुछ समय बाद जो पृथ्वी के अखबार थे उनमें यह समाचार छपा कि नासा के जो तकनीशियन हैं उन्होंने रिमोट कंट्रोल के सहारे जो अंतरिक्ष यान वाइकिंग है उसको दुरुस्त कर लिया है और अब जो यान था उसने मंगल ग्रह से विभिन्न मिट्टी के नमूनों को इकट्ठा करने का काम भी प्रारंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव को सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी रहस्य है। तो के प्राणी हैं उनके मन में जितने भी ग्रह हैं उनके बारे में लेकर उत्सुकताएं हैं कि कहाँ पर जीव का अस्तित्व है, कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर पानी का अस्तित्व है, कहाँ पर नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे अंतरिक्ष यान छोड़ रखे हैं, उपग्रह छोड़े हैं जिनसे कि उन्हें समाचार जानकारियाँ मिलती है। तो मनुष्य ने तो चंद्रमा पर भी यानों को भेजा है और मंगल ग्रह पर भी पहुँच ही चुका है। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, वहाँ पानी का अस्तित्व मिला है। तो मनुष्य अपने इसी उत्सुकता के पूर्ति के लिए सभी जगह खोज कर रहा है कि कहाँ पर मनुष्य के अलावा और भी जीवों का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक तरह का रहस्य बना हुआ है। मनुष्य बस इस रहस्य पर से पर्दा हटाने का प्रयास कर रहा है।